उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हाँ, काफ़ी दूर का चचा है। अब वो कितनी दूर का चचा है इसके बारे में वो शायद वो भी नहीं जानते होंगे, इमरान ने कहा। वो कहीं आप अली इमरान साहब तो नहीं है? अचानक पहले संतरी ने चौंकते हुए कहा। अली इमरान? कौन अली इमरान? ये किस चिड़िया का नाम है? इमरान ने जानबूझकर इधर उधर देखते हुए कहा। अगर तुम अली इमरान नहीं हो तो फिर तुम जेलर साहब के अजीज़ कैसे हो सकते हो? जेलर साहब ने हमें कुछ देर पहले बताया था कि इनका कोई अजीज़ उनसे मिलने आ रहा है जिसका नाम अली इमरान है। दूसरे संतरी ने कहा। चलो तुम मुझे ही अली इमरान समझ लो और ले चलो मेरे चचा के पास। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो ठीक है, वरना मैं तुम दोनों की हजामत बल्कि टिन कर दूंगा, और वो भी मुफ्त में, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। तो दोनों संतरी परेशानी के आलम में एक दूसरे को की तरफ देखने लगे, जैसे उनकी समझ में ना रहा हो कि वो क्या करें। उन्हें जिस तरह अली इमरान का बताया गया था उसकी जगह वो इस अहमक नजर आने वाले इंसान को जेलर साहब के पास ले जाएं या फिर उसे यहीं से भगा दें। सोच क्या रहे हो? आजकल गर्मियां पड़ रही हैं, मुफ्त में टिंड करा लो, लू लगने से बच जाओगे, इमरान ने कहा। तो संतरी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। सच सच कहो कि तुम अली इमरान हो या नहीं, उसने गुस्सेले लहजे में कहा। सच सच, इमरान ने इस अंदाज में कहा। क्या सच सच? सेंतरी ने हैरान होकर कहा। तुमने ही तो कहा है कि सच सच कहो, तो मैंने सच सच कह दिया, इमरान ने मासूमाना लहजे में कहा। तो संतरी ने बेइख्तियार जबड़े भींच लिए। फजलतीन, तुम बिलावजह इस पर गुस्सा मत करो, मुझे तो इसका दिमाग फैला हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इसे जेलर साहब के पास ले चलते हैं। अगर यही उनका अजीज हुआ तो ठीक है, वरना जेलर साहब से उसकी बातें सुनकर खुद ही उसे किसी काल कोठरी में डाल देंगे। दूसरे संतरी ने कहा। मुझे तो ये पागल खाने की किसी काल कोठरी का कैदी मालूम होता है, पहले संतरी ने कहा जिसका नाम फजलदीन था। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना बड़े भाई, इमरान ने दांत निकाल कर कहा। आओ मेरे साथ, फजलदीन ने कहा। ले जाने से पहले उसकी तलाशी ले लो, दूसरे संतरी ने कहा। तो फजलदीन ने असबात में सर हिला दिया और इमरान के नज़दीक आ गया। अपने हाथ ऊपर करो, फजलदीन ने कहा। तो इमरान ने बड़ी शराफत से हाथ ऊपर कर लिया और फजलदीन अपनी बंदूक कांधे पर लटका कर दोनों हाथों से उसकी तलाशी लेने लगा। इसे तलाशी देते हुए इमरान अहमकाना अंदाज में हिलना और हंसना शुरू हो गया। अरे मुझे गुदगुदी हो रही है इमरान ने बड़ी तरह से नाचते हुए कहा। कुछ नहीं है इसके पास, फजलदीन ने इमरान के अहमकानापन की परवाह ना करते हुए कहा। ओहो, तुम तलाशी ले रहे थे? मैं तो ये समझ रहा था कि तुम गुदगुदियां कर रहे हो, इमरान ने कहा। और साथ ही उसने कोट की दूसरी जेब से एक तकोना बम निकाल दिया। इसके हाथ में बम देखकर दूसरे संतरियों के रंग उड़ गए। क्या मतलब, तुम्हारे पास बम भी है? दूसरे संतरी ने बुरी तरह से हकलाते हुए कहा। वो गुस्सैली नजरों से फजलदीन की तरफ देख रहा था, जैसे वो इससे कह रहा हो कि तुमने उसकी खाक तलाशी ली थी। बम के अलावा भी मेरे पास बहुत कुछ है, कहो तो मैं तुम्हें अपनी जेबों से तोप और मिसाइल लोड लॉन्चर भी निकाल कर दिखाऊं, इमरान ने कहा। तो दोनों संतरियों ने फौरन बंदूकें के रुख इमरान की जानिब कर दिए। तो तुम इस जेल को तबाह करने आए हो? फजलदीन ने गुर्राते हुए कहा। नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे जेलर का सरगंजा करने आया हूँ। यकीन नहीं हो तो पूछ लो जाके उससे कि उसे जाकर कहना कि अली इमरान MSc DXC ऑक्सन आलाते तबाही के साथ उनकी टिंड करने के लिए हाजिर हो गया है, इमरान ने कहा। आलाते तबाही? ये आलाते तबाही क्या है? फजलदीन ने हैरत भरे लहजे में कहा। बमों और मिसाइलों से तबाही ही लाई जा सकती है, इसलिए उन्हें अरफ़े आम में आलाते तबाही ही कहा जाता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह, क्या नाम बताया था तुमने? अली इमरान MA BATA, दूसरे सेंतरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान अपनी डिग्रियों की फटी फलीद होते देखकर बेख्तियार हंस पड़ा। MA BATA नहीं, अभी इमरान ने इतना ही कहा था कि इसी लम्हे गेट का ज़िली दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी बाहर आ गया। अरे इमरान साहब, आप आ गए, मैं आपको ही देखने के लिए आया था। साहब काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हवालदार ने इमरान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसके मुंह से इमरान का नाम सुनकर वो दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। लेकिन हवालदार साहब, इसने तो कहा था कि इसका नाम अली इमरान नहीं, लंबकटू नहीं, ओ शायद टम्बकटू और कुछ ऐसा ही नाम लिया था इसने। और हाँ, याद आया, टम्बकटू, उसने अपना नाम टम्बकटू बताया था। और अभी चंद लम्हे पहले ये कह रहा था कि अली इमरान MDA BTA मास्टर है, फजलदीन ने कहा। तो इमरान भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। क्या बक रहे हो? ये इमरान साहब है जिनकी आमद के बारे में तुम्हें जेलर साहब ने बताया था, और ये आ गए हैं, तो तुमने उन्हें बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? वो हवालदार साहब, वो इन दोनों ने बुरी तरह से हकलाते हुए कहा। क्या वो लगा रखी है? हटो एक तरफ और इमरान साहब आए, मैं आपको बड़े साहब के पास ले चलता हूँ, हवालदार ने कहा। तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया और इसके पीछे चला पड़ा। उसने मिनी पिस्टल और बम दोबारा जेब में रख लिया। हवालदार साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, फजलदीन ने बेचैनी के आलम में हवालदार से मुखातिब होकर कहा। तो हवालदार रुक गया, उसकी तरफ देखने लगा। बोलो, क्या बात करनी है? हवालदार ने उसे घूरते हुए सख्त लहजे में कहा। तो फजलदीन तेज तेज चलता हुआ
ہوا اس کے قریب آیا، اس کی کان میں کچھ کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر حوالدار پوری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حوالدار نے حیرت زدہ لہجے میں کہا تو اس کی نظریں یکلخت عمران پر جم گئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں حوالدار صاحب، آپ بے شک نواز سے پوچھ لیں، فضل الدین نے کہا۔ عمران صاحب یہ فضل الدین کیا کہہ رہا ہے؟ حوالدار نے دوسری سنتری سے کچھ پوچھنے کی بجائے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا، اس نے جو کہا ہے تمہارے کان میں کہا ہے، اور میری کان ویسے بھی کمزور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس منی پسٹل اور ایک بم موجود ہے، حوالدار نے کہا۔ میرے پاس پسٹل اور بم؟ ارے باپ رے، کدھر ہے، کہاں ہے؟ عمران نے بڑے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی تو تم نے ہمیں دونوں چیزیں نکال کر دکھائی تھی، دوسرے سنتری نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ عمران صاحب پلیز، اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے تو بتا دیں، جیل میں اپنے ساتھ کسی بھی قسم کا اسلحہ لے جانا ممنوع ہے، حوالدار محمد حسین آزاد نے عمران کی طرف پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے ان دونوں سنتریوں کی بندوقوں اور ان کی ورتیوں کی قسم لے لو، میں اپنی زندگی میں کبھی بموں اور پسٹلز کو دیکھا بھی ہو۔ ایک بار پھر میری تلاشی لے لیں، اگر مجھ سے کچھ بھی برآمد ہوا تو میرا جوتا ہوگا ان کا سر۔ ارے میرا مطلب ہے کہ وہ عمران نے کہا۔ کیا تم نے ان کی تلاشی لی تھی؟ حوالدار نے کہا۔ جی ہاں جناب، لیکن اس وقت ان کی جیب میں کچھ نہیں نکلا تھا، اور پھر انہوں نے خود ہی اپنے لباس میں ایک منی پسٹل اور ایک بم نکال کر ہمیں دکھایا تھا، فضل الدین نے کہا۔ اگر ان کے پاس پسٹل اور بم تھا تو پھر تمہاری تلاشی سے وہ برآمد کیوں نہیں ہوا؟ حوالدار نے غصے لے لہجے میں کہا۔ جی وہ، فضل الدین نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری بات مان لو، اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو پھر ان کی جگہ تم خود آ کر میری تلاشی لے لو، عمران نے کہا۔ تو حوالدار پریشانی کے عالم میں عمران کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کرے، عمران کی تلاشی لے یا اسے اسی طرح اپنے ساتھ اندر لے جائے۔ آپ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان کے بیٹے ہیں، اور مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ خود کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھتے، اور نہ ہی آپ قانون شکنی کر سکتے ہیں، حوالدار نے کہا۔ لیکن حوالدار صاحب، فضل الدین اور نواز نے ایک ساتھ احتجاج کرتے ہوئے انداز میں کہا۔ شٹ اپ یو نانسنس، کیا تم انہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ حوالدار نے گرج کر کہا تو دوسرے سنتری اس کی گرج سن کر سہم کر رہ گئے۔ اتنی دیر میں عمران اندر داخل ہو گیا۔ آپ آ گئے عمران صاحب، آئے، میں آپ کا ہی منتظر تھا، جیلر نے سامنے پڑی ہوئی فائل بند کر کے عمران کے احترام میں باقاعدہ کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو میرا انتظار کرنے کے لیے آپ فائل پڑھتے ہوئے ٹائم پاس کر رہے تھے، عمران نے مسکرا کر کہا تو جیلر پہ اختیار ہنس پڑا۔ ایسا ہی سمجھ لیجئے، آئیے تشریف رکھیں اور بتائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، جیلر نے خندہ پیشانی سے کہا۔ وہ عمران کو بخوبی جانتا تھا، آپ نے میری کیا خدمت کرنی ہے، خدمت تو میں آپ کی کرنے آیا ہوں، لیکن آپ کا سر دیکھ کر میری خدمت کرنے کی حسرت میرے دل میں ہی رہ گئی ہے، عمران نے کہا۔ میری خدمت؟ میں کچھ سمجھا نہیں، جیلر شفقت مرزا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ میں آپ کو فارغ البال کرنے کے لیے آیا تھا، مگر آپ کی اوپر والی سٹوری تو پہلے ہی چاند کی طرح چمک رہی تھی، البتہ آپ کے چہرے پر گھنے جنگلات موجود ہیں، اگر کہیں تو میں یہ جنگلات صاف کر دوں، عمران نے کہا۔ تو جیلر ایک لمحے کے لیے منہ بگڑ گیا، لیکن وہ بے اختیار ہنسنا شروع ہو گیا، جیسے وہ عمران کی عادت سے بخوبی واقف تھا۔ نہیں، مجھے آپ سے اپنی درگت بنوانے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں جیسا ہوں ویسا ہی ٹھیک ہوں، جیلر شفقت مرزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے پروفیسر کاشف جلیل کے در نندا پر لے چلو، عمران نے کہا۔ پروفیسر کاشف جلیل، وہ ٹائم کلر والا مجرم، جیلر شفقت مرزا نے چونک کر کہا۔ ہاں سنا ہے وہ جیل میں بے حد شرافت کی زندگی بسر کر رہا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، میں نے اپنے 25 سالہ کریئر میں اس سے زیادہ شریف، نیک اور صابر انسان نہیں دیکھا، جیلر شفقت مرزا نے کہا۔ اچھا، تو پھر ان جیسے نیکوں اور شریف انسانوں سے ملنا بے حد ضروری ہے تاکہ وہ بھی ہمیں براہ راست دکھا سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا آپ پروفیسر کاشف جلیل سے ہی ملنے آئے ہیں، جیلر شفقت مرزا نے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آئے میرے ساتھ، میں آپ کو خود ان سے ملا دیتا ہوں۔ سینٹرل جیل کئی منزلہ عمارت پر مشتمل تھی، اس جیل کی زیادہ تر پیرک کے انڈر گراؤنڈ تھی، جہاں خطرناک اور عمر قید کے ساتھ موت کی سزا پانے والے مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ ان مجرموں کی حفاظت کا بھی سخت انتظام کیا گیا تھا تاکہ وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پروفیسر کاشف جلیل کو بھی انڈر گراؤنڈ ایک الگ اور صاف ستھری بیرک میں رکھا گیا تھا۔ جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے چونکہ انہوں نے واقعی ملک و قوم کے مفاد کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اس لیے سزا یافتہ ہونے کے باوجود حکومت وقت اور خاص طور پر عدلیہ نے انہیں جیل میں خصوصی مراعات دینے کا حکم دیا تھا۔ پروفیسر کاشف جلیل کی بیرک کو ایک خوبصورت اور ضرورت کے سامان سے آراستہ کمرے میں تبدیل کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی سکون سے گزار سکے۔ جیل میں ہونے کے باوجود ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں نظر آ رہے ہوں۔ جیلر عمران اور حوالدار محمد حسین آزاد کے ہمراہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا ایک بڑی بیرک کے سامنے آ گیا۔
बैरक की सलाखों के पीछे बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था जिसे प्रोफेसर काशिफ जलील अपनी मर्जी से हटाता था और अपनी मर्जी से सलाखों के सामने फैला देता था। बैरक के पास 2 मुसल्लह सिपाही मुस्तैद खड़े थे जो प्रोफेसर काशिफ जलील की निगरानी भी करते थे और उसकी ज़रूरियात पूरी करने पे भी मामूर थे। जेलर को देखकर दोनों अटेंशन हो गए और उनकी एड़ियां बज उठी। जेलर ने उनको सलाम का जवाब दिया। क्या कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? जेलर ने कहा। आराम कर रहे हैं, एक सिपाही ने जवाब दिया। इनसे कहो कि इनसे कोई मिलने आया है, जेलर ने कहा। तो सिपाही ने अस्बात में सर हिला दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे का कुंडा खोला और पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हो गया। प्रोफेसर साहब, जेलर साहब के साथ आपसे कोई मिलने आया है। अंदर से सिपाही की आवाज सुनाई दी, लेकिन जवाब में प्रोफेसर काशिफ जलील की कोई आवाज सुनाई ना दी। प्रोफेसर साहब उठिए, आपको कोई मुलाकाती आया है आपसे मिलने। अरे ये क्या? प्रोफेसर साहब का जिस्म तो अकड़ा हुआ है। अचानक अंदर से सिपाही की हैरत भरी आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। क्या हुआ? जेलर ने सिपाही की तरफ देखते हुए कहा। इनका जिस्म अकड़ा हुआ है साहब, उनकी सांस भी बेहद धीमी चल रही है। सिपाही ने परेशानी के आलम में कहा। ओ हवालदार, चेक करो उन्हें फौरन। जेलर शफकत मिर्जा ने तेज लहजे में कहा तो हवालदार मोहम्मद हुसैन आजाद तेजी से आगे बढ़ा और बेड के पास जाकर वो प्रोफेसर काशिफ जलील की सांस और उनकी नब्ज और उनके दिल की धड़कन चेक करने लगा। ये जिंदा तो है साहब, लेकिन इनके जिस्म में कोई हरकत नहीं, उनका जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो रहा है। हवालदार ने कहा तो जेलर शफकत मिर्जा पूरी तरह से उछल पड़ा। इनका जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो रहा है, क्या मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? जेलर ने परेशानी की हालत में कहा। पता नहीं साहब, अभी थोड़ी देर पहले तो ये ठीक थे और एक इस्लामी किताब का मुतालिया कर रहे थे, फिर उन्होंने किताब बंद की और पर्दा खींच दिया और हमसे कहा कि ये रेस्ट करना चाहते हैं। सिपाही ने घबराए हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। फिर इन्हें अचानक हुआ क्या है और ये किस तरह साकित हो गए हैं? जेलर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं कुछ नहीं जानता जनाब, मैं और शरीफ बाहर ही मौजूद हैं। अगर यहाँ कुछ हुआ होता तो हमें इसका फौरन पता चल जाता, अंदर तो खामोशी थी, सिपाही ने कहा। इमरान चंद लम्हे उसकी तरफ गौर से देखता रहा, लेकिन सिपाही के चेहरे से उसे ऐसा कोई तासुर नहीं मिल रहा था जिससे पता चलता कि वो गलत बयानी से काम ले रहा है या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इमरान ने इर्द गिर्द का जायजा लिया और फिर अचानक उसकी नजरें फर्श पर जम गई। वो आगे बढ़ा और फिर वो जमीन पर झुक गया। फर्श ठोस था, लेकिन चूंकि हवा के जरिए धूल मिट्टी आती रहती थी इसलिए फर्श पर कदमों के कुछ निशान बने हुए थे। इमरान एक ऐसे ही निशान पर झुका था जो बेहद धुंधला था, लेकिन इस निशान को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी औरत की सैंडल का बना हुआ निशान है। और ये निशान बिल्कुल ऐसा ही था जैसा इमरान ने राना हाउस के गार्डन की गीली जमीन पर लेडी घोष के सैंडलों से बनते देखा था। इस निशान को देखते ही इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। क्या हुआ? आप क्या देख रहे हैं इमरान साहब? जेलर ने इमरान को फर्श पर झुका देकर कहा और आगे आकर वो भी निशान को देखने लगा। ओह, ये तो किसी औरत के सैंडलों के निशान मालूम होते हैं। क्या यहाँ कोई औरत आई थी? जेलर शफकत मिर्जा ने हैरत भरे लहजे में कहा। औरत नहीं सना साहब, यहाँ तो कोई औरत नहीं आई और ना ही कोई और, सिपाही ने कहा। 1 मिनट, इमरान ने कहा तो जेलर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। इमरान उठा, फिर उसने आगे बढ़कर प्रोफेसर काशिफ जलील को चेक करना शुरू कर दिया। प्रोफेसर काशिफ जलील का जिस्म वाकई ही बुरी तरह से अकड़ा हुआ था। सिपाही के कहने के मुताबिक अगर प्रोफेसर काशिफ जलील 5 मिनट पहले तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब ना सिर्फ उसका जिस्म ठंडा हो रहा था बल्कि अकड़ा भी हुआ था, जैसे उनकी खाल पत्थर की तरह सख्त हो गई हो। इमरान ने प्रोफेसर की नब्ज, उसकी सांस और दिल की धड़कनें चेक करने के साथ साथ उसकी आंखें खोलकर देखनी शुरू कर दी। आंखें देखने के बाद इमरान ने प्रोफेसर काशिफ जलील का मुंह खोला, उसके दांत और जुबान चेक करने लगा। फिर उसने प्रोफेसर के हाथ पांव और उसकी गर्दन को गौर से देखना शुरू कर दिया। फिर उसकी नजरें प्रोफेसर की गर्दन के पास एक छोटे से खून के धब्बे पर जम गई। ये ऐसा निशान था जैसे वहां किसी ने सुई चुभोई हो। सुई के चुभने से गर्दन पर खून का कतरा निकला हो और वहीं जम गया हो। माइलम इंजेक्शन, ये तो माइलम इंजेक्शन लगाया गया है, इमरान ने कहा। माइलम इंजेक्शन? ये कौन सा इंजेक्शन है? जेलर ने शफकत मिर्जा ने हैरत भरे लहजे में कहा। यह खास किस्म का इंजेक्शन होता है जिसके जरिए इंसान को गहरी नींद सुलाया जाता है। ऐसा मरीज जिसे इंतहाई जानलेवा बीमारी हो, उसके जिस्म पर पैबंदकारी करना हो या इस मरीज के अंदरूनी आज़ा तब्दील करने हो, नए आज़ा खास तौर पर दिल की जगह पीस मेकर लगाने के लिए इंसानी जिस्म से दिल निकाला जाए तो वक्ती तौर पर इस मरीजम को माइलम इंजेक्शन लगाकर ही साकित किया जाता है ताकि उसकी पैबंदकारी आसानी से की जा सके। ऑपरेशन के बाद इस मरीज को आज़ा एडजस्टमेंट होने तक इस तरह साकित रखा जाता है। इस इंजेक्शन की वजह से शुरू के चंद घंटे जिस्म इस तरह अकड़ा रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इत्तेदाल पर आ जाता है, लेकिन उसे इस वक्त तक होश नहीं आता जब तक इस मरीज को होश में लाने के लिए एंटी माइलम इंजेक्शन ना लगाया जाए। और एंटी माइलम इंजेक्शन भी फौरी नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए 48 घंटों तक का वक्त दरकार होता है। अगर 48 घंटों से पहले एंटी इंजेक्शन लगा दिया जाए तो मरीज की जान भी जा सकती है, इमरान ने कहा।
लेकिन ये इंजेक्शन इन्हें लगाया किसने और क्यों? कल मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी और ये बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहे थे। जेलर शफकत मिर्जा ने कहा, आपके क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अब आप उन्हें अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते। आपको फौरी तौर पर उन्हें किसी अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त करना होगा ताकि बेहोशी के दौरान उनकी लिक्विड खुराक का बंदोबस्त किया जा सके। उन्हें जिंदा रखने के लिए प्रोटीन, विटामिन और दूसरे अज्जा मुहैया किए जा सकें। बेहोशी के दौरान उनके जिस्म को मुसलसल पानी की जरूरत रहेगी, जो जाहिर है उन्हें अब ड्रिप्स लगाकर ही पूरी की जा सकती है, वरना मालूम इंजेक्शन इन 48 घंटों में उन्हें बेहद नुकसान पहुंचा सकता है। उन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है और उनके दिमाग की शरेआन फटने का भी अंदेशा हो सकता है, इमरान ने कहा। ओह, तो फिर मैं अभी इस वक्त उन्हें अस्पताल मुंतकिल करा देता हूं ताकि उनका फौरी ट्रीटमेंट किया जा सके, जिले शफकत मिर्जा ने कहा और हवालदार मोहम्मद हुसैन की हिदायत देने लगा। और मोहम्मद हुसैन जेब से सेल फोन निकाला और एम्बुलेंस सर्विस को फोन करने लगा। आप इनसे किस सिलसिले में मिलने आए थे? जिले शफकत मिर्जा ने कहा, किसी जमाने में ये मेरे उस्ताद भी रह चुके थे, इसलिए शागिर्द होने के नाते मेरा फर्ज था कि कभी कभी आकर मैं इनके हाल अहवाल जान लूँ। आया तो मैं इनकी खैर व आफियत मालूम करने के लिए था, लेकिन यहाँ मुलाकात उनके अकड़े हुए जिस्म से ही हुई और ये ना अपनी खैरियत बता सकते हैं और ना आफियत। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो शफकत मिर्जा ने अस्बात में सर हिला दिया। क्या आप कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि उन्हें हुआ क्या है और उन्हें मालूम इंजेक्शन किसने लगाया है? ये शफकत मिर्जा ने कहा, अगर मैं कहूं कि ये काम एक जिंदा रूह ने किया है तो आप क्या कहेंगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जिले शफकत मिर्जा और हवालदार मोहम्मद हुसैन और दोनों सिपाही बुरी तरह से उछल पड़े। जिंदा रूह? हवालदार मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, जिंदा रूह। इसी जिंदा रूह ने यहाँ आकर प्रोफेसर साहब को इंजेक्शन लगाया था और चूंकि एक रूह थी इसलिए आपके सिपाही उसे नहीं देख सके थे, इमरान ने कहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप भूत प्रेतों पर यकीन रखते हैं? जिले शफकत मिर्जा ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, मैंने भूत प्रेतों की बात नहीं की, जिंदा रूह का कहा है। और जिंदा रूह इंसान के अंदर होती है, जैसे आप में और मुझ में है। ये वो रूह नहीं है जो मरने के बाद आलिम बाला में पहुंच जाती है, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। तो फिर ये कौन सी जिंदा रूह है? जिले शफकत मिर्जा ने उलझे हुए लहजे में कहा। एक मिनट, आप पहले मुझे इन दोनों से बात करने दें। मैं इन दोनों से जो पूछूंगा उसे सुनकर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं किसी जिंदा रूह की बात कर रहा हूं, इमरान ने कहा। तो जिले शफकत मिर्जा ने इस बात में सर हिला दिया और खामोश हो गया। एक बात बताओ, इमरान ने संतरी से मुखातिब होकर कहा। जी साहब, सिपाही ने कहा। तुम हर वक्त प्रोफेसर साहब पर नजर रखते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि प्रोफेसर साहब आजकल सिर्फ सोमुसलात की ही पाबंदी कर रहे थे या उन्हें कुछ लिखने का भी शौक था? मेरा मतलब है कि कोई डायरी वगैरह, इमरान ने कहा। नहीं साहब, प्रोफेसर साहब सिर्फ नमाजों और इस्लामी किताबों तक ही महदूद रहते थे। मैंने उन्हें कभी लिखते हुए नहीं देखा और ना ही उनके पास कोई डायरी है जिस पर वो लिखते हों, सिपाही ने कहा। क्या तुम्हारी प्रोफेसर साहब से खुलकर बातचीत होती थी? इमरान ने पूछा। बात होती तो थी लेकिन बहुत कम, सिपाही ने जवाब दिया। क्या तुमने महसूस किया कि वो अकेले में किसी से बात करते हो या उन्हें बड़बड़ाने की आदत हो? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। जी साहब, प्रोफेसर साहब अक्सर बड़बड़ाते रहते थे, बल्कि मुझे और मेरे साथी को बाज़-औक़ात ऐसा लगता था जैसे वो किसी से बात कर रहे हों। हमने अक्सर प्रोफेसर साहब को बड़बड़ाते देखकर उन्हें चेक किया था, लेकिन वो अकेले होते थे और खुद से ही बातें करते नजर आते थे, सिपाही ने कहा। क्या तुमने कभी उनकी बड़बड़ाहट में की कमी हुई बातें सुनी थी? इमरान ने पूछा। नहीं साहब, उनकी आवाज़ बेहद धीमी होती थी और फिर मैंने उन्हें भी जब भी बड़बड़ाते देखा था वो अपने बेड पर ही बैठे बड़बड़ा रहे होते थे, जो सिलाखों से काफ़ी फासले पर है, इसलिए उनकी कोई बात समझ में नहीं आती थी, सिपाही ने जवाब देते हुए कहा। कभी तुम्हें यहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ, किसी ऐसी हस्ती का जो दिखाई ना देती हो? इमरान ने पूछा। गैबी हस्ती? नहीं साहब, मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, सिपाही ने कहा। अच्छा, क्या प्रोफेसर साहब चाय ज़्यादा पीना पसंद करते थे या कॉफ़ी? इमरान ने पूछा। वो चाय के शौकीन थे, कॉफ़ी तो उन्होंने कभी मांगी भी नहीं थी, सिपाही ने जवाब दिया। बहुत खूब, अब बहुत सोच समझ कर और अच्छी तरह याद करके एक बात बताओ, इमरान ने कहा। जी साहब, सिपाही ने कहा। जेलर शफकत मिर्जा और हवालदार मोहम्मद हुसैन आज़ाद इमरान के सिपाही से इन सवालों जवाब पर कोई एतराज़ नहीं कर रहे थे, ना ही उन्होंने इसमें कोई मुदाखलत की थी। पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ, इमरान ने कहा। मेरा नाम करमदीन है जनाब, सिपाही ने जवाब दिया। बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, करीमदीन, सूंघने के मामले में तुम्हारी नाक कैसी है? इमरान ने कहा। तो करमदीन के साथ साथ जेलर शफकत मिर्जा और हवालदार मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी चौंक पड़े। नाक? मैं कुछ समझा नहीं साहब, करमदीन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मतलब ये कि तुम हर तरह की खुशबू सूंघ सकते हो ना? इमरान ने कहा।
जी हाँ साहब, क्यों नहीं, सिपाही ने कहा। प्रोफेसर साहब तो काफ़ी नहीं पीते थे, लेकिन तुमने तो पी होगी कभी ना कभी, इमरान ने कहा। जी हाँ साहब, ठंड में कॉफ़ी पीने से ही गर्माहट मिलती है और मैं काफ़ी बड़े शौक से पीता हूँ, करमदीद ने कहा। फिर तो तुम्हें कॉफ़ी की खुशबू भी अच्छी मालूम होती होगी, इमरान ने इसी अंदाज में कहा। हाँ साहब, लेकिन आप मुझसे कॉफ़ी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, करमदीद ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिर वो बोलते बोलते अचानक खामोश हो गए, जैसे अचानक उसके जहन में कोई ख्याल आ गया हो। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए, इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। अब मैं समझ गया हूं साहब कि आप बार बार कॉफ़ी की बात क्यों कर रहे हैं, करमदीन ने कहा। तो उसका जवाब सुनकर इमरान की आंखों में चमक आ गई। क्या समझ गए हो, बताओ, इमरान ने कहा। मुझे अक्सर इस बैरक से ऐसी खुशबू महसूस होती थी जैसे प्रोफेसर साहब बैठे कॉफ़ी पी रहे हों या उन्होंने कॉफ़ी के फ्लेवर का कोई परफ्यूम इस्तेमाल किया हो। इस सिलसिले में मेरे प्रोफेसर साहब से एक दो बार बात भी हुई, लेकिन प्रोफेसर साहब ने उससे मेरा वहम करार दिया था और मैं भी उसे अपना वहम समझकर खामोश हो जाता था, करमदीन ने कहा। क्या इस खुशबू के साथ तुम्हें कोई और खुशबू भी महसूस हुई थी, इमरान ने पूछा। हाँ, हल्की हल्की सी यूडिक्लोन की भी खुशबू महसूस होती थी, करमदीन ने इस बात में सर हिलाकर कहा। और तुम्हें ये खुशबू इस वक्त महसूस होती थी जब प्रोफेसर साहब या अपने बेड पर बैठे बड़बड़ा रहे होते थे, इमरान ने कहा। हाँ साहब, ये हैरत की बात थी कि मुझे जब भी कॉफ़ी की यूडिक्लोन की खुशबू महसूस हुई थी तो प्रोफेसर साहब अपने बेड पर बैठे होते थे, इस वक्त वो मुसलसल बड़बड़ाते भी रहते थे, करमदीन ने कहा। यह सब तुम्हें अकेले ही महसूस होता था या तुम्हारे साथी को भी जो तुम्हारे साथ ड्यूटी पर होता था, इमरान ने कहा। हम दोनों ने ही कॉफ़ी और यूडिक्लोन की खुशबू महसूस की थी, करमदीन ने कहा। तो इमरान ने सर हिला दिया। और क्या आज मेरा मतलब है, जब प्रोफेसर साहब ने तुमसे कहा था कि वो आराम करना चाहते हैं तभी तुमने उनकी बड़बड़ाने की आवाज़ें सुनी थी और कॉफ़ी की खामोश खुशबू भी महसूस की थी, इमरान ने पूछा। नहीं, आज प्रोफेसर साहब बड़बड़ाए तो नहीं थे, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि कॉफ़ी की खुशबू आज भी महसूस हुई थी, लेकिन इस बार ये खुशबू काफ़ी कम थी, करमदीन ने जवाब दिया। तो इमरान खामोश हो गया। ये कॉफ़ी और उसकी खुशबू का क्या मामला है, जेलर शफकत मिर्ज़ा ने इमरान की तरफ हैरत भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, इमरान ने उसे टालने वाले अंदाज में कहा। अगर आप बताना नहीं चाहते तो आपकी मर्जी, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, जेलर शफकत मिर्ज़ा ने कहा। वही जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता रहा था, यानी एक नजर न आने वाली लड़की की रूह, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। तो रूह का सुनकर वो तीनों बुरी तरह से उछल पड़े। रूह? आखिर आप बार बार रूह का जिक्र क्यों कर रहे हैं, जेलर शफकत मिर्ज़ा ने कतरे खौफ भरे लहजे में कहा। मैं आपको असल बात बता रहा हूँ, एक ऐसी रूह जो बाकायदा प्रोफेसर साहब के लिए कॉफ़ी बनाकर लाती थी और प्रोफेसर साहब इसे घंटों बैठे बड़बड़ाने वाले अंदाज में बातें करते रहते थे, इमरान ने कहा। तो पहले तो जेलर शफकत मिर्ज़ा हैरत भरी नज़रों से इमरान की तरफ देखते रहे, फिर वो बेसाख्ता हंस पड़े। आप शायद मजाक कर रहे हैं, जेलर शफकत मिर्ज़ा ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप देख लें, यहाँ इस रूह की जूतियों के निशान भी मौजूद हैं और पूरी बैरक में ऐसे और भी निशान होंगे, इमरान ने कहा। तो जेलर शफकत मिर्ज़ा, हवालदार मोहम्मद हुसैन आज़ाद और सिपाही करमदीन के रंग बदल गए। तो क्या ये निशान किसी बदरू के हैं, हवालदार मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने परेशानी और खौफ के आलम में कहा। बदरू के नहीं, रूह के, एक जिंदा रूह के, जिसका नाम लेडी घोस्ट है, इमरान ने कहा। जिंदा रूह, लेडी घोस्ट, क्या मतलब, बात कुछ समझ में नहीं आ रही, जेलर शफकत मिर्ज़ा ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मालूम होता है कि आप अखबारात का मुताया नहीं करते, वरना आपको लेडी घोस्ट का ज़रूर पता होता और इसका नाम सुनते ही आपको अंदाज़ा हो जाता कि प्रोफेसर काशिफ जलील को मायने में इंजेक्शन किसने लगाया है, इमरान ने कहा। मैं समझ गया, आप शायद इस लेडी घोस्ट की बात कर रहे हैं जो एक बहुत बड़ी चोरनी है, उसे कई रोज़ से मुल्क में तहलका मचा रखा है, जेलर शफकत मिर्ज़ा ने कहा। ओह, अब मैं समझ गया, आपके कहने का मतलब है कि लेडी घोस्ट अब भी यहाँ मौजूद है, मोहम्मद हुसैन ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। नहीं, उसने अपना काम कर दिया था, इसलिए वो अब यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो कॉफ़ी की मखसूस खुशबू उससे इसकी मौजूदगी का मुझे ज़रूर इल्म हो जाता, इमरान ने कहा। तो जेलर शफकत मिर्ज़ा खामोश हो गया। उसके चेहरे पर अब भी उलझन और फिक्रमंदी दिखाई दे रही थी, जैसे वो इमरान की बातों को अब भी समझने की कोशिश कर रहा था। आप अपने खाली दिमाग पर मजीद बोझ न डालें और प्रोफेसर साहब को जल्द से जल्द किसी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उनकी ट्रीटमेंट की जा सके, इमरान ने कहा। तो जेलर शफकत मिर्ज़ा ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने एक दायराना नज़र बैरक पर डाली, लेकिन वहाँ उसकी मतलब की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। चंद लम्हे वो इन तीनों के साथ बैरक में रुका रहा, फिर वो जेलर से इजाज़त लेकर हवालदार मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ जेल से निकलता चला गया। कुछ ही देर में उसकी कार नहायत तेज़ रफ्तारी से दारुल हुकूमत की सड़कों पर उड़ी जा रही थी। वो बेहद उलझा हुआ था, उसकी परेशानी पर लातादाद शिकने उसकी पेशानी पर थी। उसका अंदाजा ही था कि प्रोफेसर काशिफ जलील का ताल्लुक लेडी घोस्ट से हो सकता है। अगर उसकी प्रोफेसर काशिफ जलील से मुलाकात हो जाती तो उसे लेडी घोस्ट के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता चल जाता, और अगर लेडी घोस्ट के पास मौजूद साइंसी आलात प्रोफेसर काशिफ जलील के ईजाद करता थे तो इमरान उनके बारे में भी मालूमात हासिल कर सकता था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही प्रोफेसर काशिफ जलील को साकित कर दिया गया था।
इमरान अभी कुछ ही दूर गया होगा कि इसी लम्हे उसके सेल फोन की घंटी बजी। इमरान ने चौंक कर जब से सेल फोन निकाला, सेल फोन की स्क्रीन पर सर सुल्तान का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। इमरान ने कॉल रिसीविंग का बटन प्रेस करके एक हाथ से सेल फोन कॉन से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। इमरान ने संजीदा लहजे में सर सुल्तान को सलाम करते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हो तुम? उसी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा बंदा सिवाय सड़क गर्दी करने के और क्या कर सकता है? इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, क्यों, तुम सड़क गर्दी क्यों कर रहे हो? तुम तो सेंट्रल जेल में प्रोफेसर काशिफ जलील से मिलने गए थे। इस सिलसिले में तो तुमने मुझसे सेंट्रल जेल के जेलर शफकत मिर्जा को कॉल कराई थी, सर सुल्तान ने कहा। लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। इमरान ने कहा, क्यों, फायदा क्यों नहीं हुआ? क्या जेलर शफकत मिर्जा ने तुम्हारी प्रोफेसर काशिफ जलील से मुलाकात नहीं कराई थी? सर सुल्तान ने चौंक कर कहा। नहीं। इमरान ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? वो तुम्हें बखूबी जानता है और फिर मैंने उसे खसूसी तौर पर हिदायत दी थी कि तुम उसके पास आ रहे हो, तुम जेल में जिससे मिलना चाहो मिल सकते हो, इस सिलसिले में वो कोई मुदाखलत नहीं करेगा। फिर उसने तुमसे ताउन क्यों नहीं किया? बोलो, सर सुल्तान ने गुस्सेले लहजे में कहा। अब मैं क्या बोलूं? आप बोलते रहेंगे तो मुझे भला बोलने का मौका कहाँ मिलेगा? इमरान ने करहा कर कहा। साफ साफ बताओ क्या मामला है और तुम्हारा लहजा इस कदर बदला हुआ क्यों है? सर सुल्तान ने गुस्सेले लहजे में कहा। जेलर साहब को मैंने प्रोफेसर काशिफ जलील से मिलने का कहा था। उन्होंने मेरी बात तो मान ली थी, लेकिन उन्होंने मेरी मुलाकात प्रोफेसर काशिफ जलील से नहीं बल्कि उनके अकड़े हुए बेहोश जिस्म से कराई। इमरान ने कहा, अकड़ा हुआ बेहोश जिस्म? क्या मतलब? क्या प्रोफेसर जलील हलाक हो चुके हैं? वो हलाक नहीं हुए बल्कि उन्हें तवील मुद्दत के लिए बेहोश किया गया है। इमरान ने कहा। ओह, ऐसे कैसे हो गया? सर सुल्तान ने तेज लहजे में कहा। ये सब मैं आपको फोन पर नहीं बताऊंगा, आपके घर आकर बताऊंगा। ओह, तुम तो फिर फौरन मेरे पास आ जाओ। मैं इस वक्त पॉइंट 8 पर मौजूद हूँ, तुम्हारे इंतजार में हूँ। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक अहम इत्तला है। सर सुल्तान ने कहा। अहम इत्तला? कैसी इत्तला? आप पॉइंट 8 पर क्या कर रहे हैं? इमरान ने चौंकते हुए पूछा। दौरान सफर सेलफोन का इस्तेमाल जान के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए आओगे तो बताऊंगा। अल्लाह हाफिज, सर सुल्तान ने कहा। और से पहले कि इमरान कुछ कहता, सर सुल्तान ने राब्ता मुनक़ता कर दिया और इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। अब उनके पास कौन सी इत्तला आ गई? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और सेलफोन डैशबोर्ड पर रखकर उसने कार को सेक्रेटरीट जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ दिया। इरशाद अब्बासी अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि ऑफिस का दरवाज़ा खुला और रीटा का चेहरा दिखाई दिया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? रीटा ने इरशाद अब्बासी से मुखातिब होकर कहा तो इरशाद अब्बासी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आ जाओ, इरशाद अब्बासी ने कहा तो रीटा दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। उसके हाथों में उसका मखसूस हैंड बैग था। अंदर आकर उसने मखसूस अंदाज में इरशाद अब्बासी को सलाम किया। बैठो। इरशाद अब्बासी ने आंखों से नजर का चश्मा उतार कर उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा तो रीटा थैंक यू सर कहती हुई उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। काफ़ी वक्त हो गया है, अभी तक हमारे न्यूज़पेपर के लिए लेडी घोष की तरफ से कोई नई खबर नहीं आई। इरशाद अब्बासी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, मालूम नहीं सर, इसका राब्ता आपके साथ ही था। रीटा ने सादा से लहजे में कहा। हाँ, इसने कहा था कि वो अब जो काम भी करेगी उसकी सबसे पहली खबर मुझे देगी, लेकिन दोबारा इसकी कोई कॉल ही नहीं आई। न जाने उससे क्या हो गया। इरशाद अब्बासी ने कहा तो आप इसके नंबर पर कॉल कर लें, फ़ोन मेमोरी में इसका नंबर तो होगा जिसे आपने नोट भी किया होगा। रीटा ने कहा नहीं, मेमोरी में मुझे उसका नंबर नहीं मिला था, मैंने सारी मेमोरी चेक की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खास तौर पर लेडी घोष की कॉल का नंबर मेमोरी से डिलीट कर दिया हो। इरशाद अब्बासी ने होंठ चबाते हुए कहा यह किसका काम हो सकता है? रीटा ने हैरत का इजहार करते हुए कहा मुझे नहीं मालूम। इरशाद अब्बासी ने कहा। इतनी देर में फोन की घंटी बज उठी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठाया और कान से लगा दिया। यस, इरशाद अब्बासी, चीफ एडिटर ऑफ पाकिस्तान डेली न्यूज़ स्पीकिंग। उसने अपना पूरा तारुफ कराते हुए कहा लेडी घोस्ट। दूसरी तरफ से लेडी घोस्ट की फुनकारती हुई आवाज सुनाई दी तो इरशाद अब्बासी बुरी तरह से उछलकर खड़ा हो गया। अरे तुम्हारी उम्र बहुत तवील है लेडी घोस्ट, मैं अभी तुम्हारे बारे में लेडी रिपोर्टर रीटा से बात कर रहा था। इरशाद अब्बासी ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा तो लेडी घोस्ट का नाम सुनकर रीटा बेख्तियार अंदाज में चौंक कर देखने लगी। मुझे मालूम है कि वो इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद है, इसलिए तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। दूसरी तरफ से लेडी घोस्ट ने कहा क्या मतलब? क्या तुम मुझे इस वक्त फ़ोन किया करोगी जब रीटा मेरे पास हुआ करेगी? और तुम्हें इस बात का कैसे इल्म है कि रीटा इस वक्त मेरे साथ ही बैठी है? इन फजूल बातों को छोड़ो और मेरी बात सुनो, लेडी घोस्ट ने कहा। ओ ठीक है, बोलो, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? अब किस चीज़ की और कहाँ चोरी करनी है तुमने? इरशाद अब्बासी ने तेज तेज बोलते हुए कहा ने पाकिस्तान का दिल चोरी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान का दिल? मैं कुछ समझा नहीं। इरशाद अब्बासी ने हैरत भरे लहजे में कहा क्या तुमने पाकिस्तान के किसी डॉक्टर जमशेद अब्बासी नामी साइंसदान का नाम सुना है? लेडी घोष ने कहा तो इरशाद अब्बासी भी इख्तियार उछल पड़ा। उसकी पेशानी पर यकलख्त बल पड़ गए। डॉक्टर जमशेद अब्बासी? नहीं, मैंने ऐसे किसी साइंसदान का नाम नहीं सुना। इरशाद अब्बासी ने फौरन कहा हैरत है, तो पाकिस्तान के एक बड़े अखबार के चीफ एडिटर हो और तुम्हें पाकिस्तानी साइंसदानों का इल्म ही नहीं? लेडी घोष ने कहा हमारे अखबारात में साइंसदानों और साइंसी इजाद के हवाले से मखसूस खबरें ही शाया की जाती हैं।
اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت کم معلومات ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں سائنسدانوں کے نام شاذ و نادر ہی معلوم ہوتے ہیں، ارشاد عباسی نے کہا۔ بہرحال میں تمہیں بتاتی ہوں، پاکیزہ کا ایک سائنسدان جس کا نام ڈاکٹر جمشید عباسی ہے، اور وہ ایسی سائنسی ایجاد کرنے میں مصروف ہے جسے بلیک کرسٹل کہا جاتا ہے، اور اس بلیک کرسٹل کو بلا شبہ پاکیزہ کا ہارٹ کہا جاتا ہے۔ میں نے بلیک کرسٹل کو چوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جسے میں کل رات 12 بجے تک ہر حال میں چوری کروں گی، اور اس کے بارے میں تم نے چھاپنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ خبر شائع کر دیتا ہوں، لیکن ارشاد عباسی نے جیب سے رومال نکال کر اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا؟ لیڈی گھوس نے پوچھا۔ کیا تم جانتی ہو کہ بلیک کرسٹل کیا ہے اور ڈاکٹر جمشید عباسی کون ہے اور وہ کہاں موجود ہے؟ ارشاد عباسی نے کہا۔ بلیک کرسٹل کے بارے میں میں سب جانتی ہوں۔ ڈاکٹر جمشید عباسی جس سیکرٹ لیبارٹری میں کام کر رہا ہے، مجھے اس کا علم ہے، اور وہ بلیک کرسٹل میں کام کر رہا ہے، لیڈی گھوس نے کہا۔ بلیک کرسٹل کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ بتاؤ مجھے، تمہاری نظر میں بلیک کرسٹل کس چیز کا نام ہے؟ ارشاد عباسی نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ مجھے اس سلسلے میں تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس وہ کرو جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ جب کل کے اخبارات میں بلیک کرسٹل کی چوری کی خبریں آئیں گی، تب میں اس کی ساری کہانی بھی منظر عام پر آ جائے گی، لیڈی گھوس نے پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ارے میری بات سنو، لیڈی گھوس کہاں گئی تم؟ میری بات تو سنتی جاؤ، ارشاد عباسی نے تیز لہجے میں کہا، لیکن رسیور میں سوائے ٹوٹو کی کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ ارشاد عباسی نے غصے اور پریشانی کے عالم میں رسیور کی طرف دیکھا اور پھر اسے زور سے کوریڈور پر پٹک دیا۔ کیا ہوا سر؟ اب اس قدر پریشان کیوں ہے؟ ریٹا نے اسے رسیور رکھتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، باہر جاؤ، اور اس وقت تک نہ آنا جب تک میں نہ بلاؤں، بلکہ سب کو کہہ دو کہ میں اس وقت بے حد مصروف ہوں اور کسی سے بھی نہیں مل سکتا، جاؤ، ارشاد عباسی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو ریٹا فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سنو، ارشاد عباسی نے کہا تو وہ رک گئی۔ یس سر، ریٹا نے خوف بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باہر کسی سے اس بات کا ذکر نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے لیڈی گھوس کی کال آئی تھی، اس لیے جو بھی کہا ہے اور تم نے جو بھی سنا ہے وہ سب بھول جاؤ، ارشاد عباسی نے کہا۔ یس سر، ٹھیک ہے، ریٹا نے کہا۔ اب جاؤ، ارشاد عباسی نے کہا تو ریٹا نے اس بات میں سر ہلایا اور دروازہ کھل کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تو ارشاد عباسی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں نے کہا ہے نا کہ جب تک میں نہ بلاؤں کوئی میرے آفس میں نہیں آئے گا، ارشاد عباسی نے چیختے ہوئے کہا، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ دروازہ کھلا ضرور تھا، لیکن وہاں نہ تو کوئی نظر آیا تو نہ ہی کسی نے سر اندر کر کے جھانکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دروازہ ہوا کی وجہ سے کھلا ہو۔ لیڈی گھوس کی باتیں سن کر میرا دماغ الٹ گیا ہے، مجھے جلد سے جلد کچھ کرنا چاہیے۔ اگر اس بدبخت نے بلیک کرسٹل بھی چوری کر لیا تو واقعی اس بار پاکیزہ کا دل چوری کر کے لے جائے گی، ارشاد عباسی نے کہا۔ وہ تیزی سے میز کے پیچھے سے نکلا اور دروازے کے پاس آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کیا اور پھر وہ مڑ کر واپس اپنی میز کے پاس آ گیا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے میز پر سے اپنا سیل فون اٹھایا اور اس پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کے پرسنل سیکریٹری کی آواز سنائی تھی۔ میں پاکیزہ ڈیلی نیوز کا چیف ایڈیٹر ارشاد عباسی بات کر رہا ہوں، میری سر سلطان سے بات کراؤ جلدی، ارشاد عباسی نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد سر سلطان نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، ہاں فرمائیں، کس لیے فون کیا ہے؟ سر سلطان نے شائستہ لہجے میں کہا۔ مجھے فوری طور پر آپ سے ملنا ہے، ارشاد عباسی نے کہا۔ کس سلسلے میں؟ ارشاد عباسی سر سلطان نے پوچھا۔ BC کے سلسلے میں، ارشاد عباسی نے بلیک کرسٹل کو کوڈ بتاتے ہوئے کہا۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، مجھے ابھی چند لمحے قبل لیڈی گھوس کی کال آئی تھی، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ اس بار BC چوری کرے گی، ارشاد عباسی نے کہا۔ اوہ، اسے BC کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ سر سلطان نے بری طرح چونک کر کہا۔ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، ارشاد عباسی نے کہا۔ پھر اس نے سر سلطان کو لیڈی گھوس سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتا دیا۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہو گئی۔ اگر لیڈی گھوس کو BC اور اس کے معجزت کا پتہ چل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ BC کا راز لیک آؤٹ ہو جائے گا، جسے ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا تھا، سر سلطان نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر جمشید عباسی میرے بڑے بھائی ہیں اور وہ پاکیزہ کے دفاع کے لیے کام کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لیڈی گھوس ان تک پہنچ جائے اور انہیں ان کی اجازت سے محروم کر دے، ارشاد عباسی نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، لیڈی گھوس ڈاکٹر جمشید عباسی تک نہیں پہنچے گی، وہ جس کی حفاظت میں ہے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے، سر سلطان نے کہا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ لیڈی گھوس اس بار ناکام رہے گی اور وہ ڈاکٹر جمشید عباسی تک نہیں پہنچ سکے گی، ارشاد عباسی نے کہا۔ ہاں، وہ انتہائی سیف جگہ اور سیف ہاتھوں میں ہے، وہاں میں بھی جانا چاہوں تو نہیں جا سکوں گا، آپ بے فکر رہیں اور اس سلسلے میں مجھ سے فون پر اور کوئی بات نہ کریں، یہی ہمارے مفاد میں ہوگا، سر سلطان نے کہا۔ یس سر، ٹھیک ہے سر، آپ نے کہہ دیا تو میرے سر سے بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا، ورنہ میں لیڈی گھوس کی بات سن کر بے حد پریشان ہو گیا تھا، ارشاد عباسی نے نارمل ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ لیڈی گھوس کو اس بات کا پتہ چل گیا ہو کہ ڈاکٹر جمشید عباسی کا تعلق آپ سے ہے اور اس نے جان بوجھ کر آپ سے یہ سب باتیں کی ہوں تاکہ وہ اس بات کی تصدیق کر سکے کہ آپ کا تعلق ڈاکٹر جمشید عباسی سے ہے یا نہیں، سر سلطان نے کہا تو ارشاد عباسی کا رنگ بدل گیا۔
ओह क्या ऐसा मुमकिन है? आपके ख्याल में क्या वो गैबी हालत में मेरे इर्द गिर्द हो सकती है? इरशाद अब्बासी ने परेशानी के आलम में कहा और खौफ भरी नजरों से चारों तरफ देखने लगा। हाँ, इससे कोई बाइद नहीं, सर सुल्तान ने कहा। ठीक है, तो फिर मैं फ़ोन बंद करता हूँ, अल्लाह हाफिज, इरशाद अब्बासी ने कहा। उसने फ़ोन सेल फोन कॉन से हटाया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसके चेहरे पर अभी तक परेशानी आया थी और वो खौफ भरी नजरों से चारों तरफ देख रहा था। इसके जहन में अचानक खुलने वाले दरवाजे का ख्याल आ गया। लेडी घोस्ट, क्या तुम यहाँ मौजूद हो? इरशाद अब्बासी ने खौफ भरी नजरों से चारों तरफ देखते हुए कहा, लेकिन जवाब में उसे कोई आवाज़ सुनाई न दी। लेडी घोस्ट, इरशाद अब्बासी ने एक बार फिर इधर उधर देखते हुए कहा, लेकिन उससे भी कोई जवाब न मिला और जवाब न मिलने पर उसके चेहरे पर कदरे सुकून आ गया। उसने एक बार फिर इधर उधर देखा और फिर वो इत्मीनान भरे अंदाज में अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अभी वो कुर्सी पर बैठा ही था कि अचानक उसकी नजरें अपने सामने कुर्सी पर पड़ी जिस पर कुछ देर पहले लेडी रिपोर्टर रीटा बैठी हुई थी। इस कुर्सी पर नजर पड़ते ही इरशाद अब्बासी उछला जैसे उसकी कुर्सी पर 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ गया हो। कुर्सी खाली नहीं थी, कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी और ये लड़की रीटा ही थी जिसे उसने कुछ देर पहले कमरे से बाहर निकाल दिया। इमरान ने कार शुमाली पहाड़ों के दामन में एक पहाड़ी चट्टान के पास रोकी। वहां सर सुल्तान की कार पहले ही मौजूद थी। सर सुल्तान अपनी जाती स्याह रंग की कार में आए थे और कार के बाहर खड़े थे। वो शायद इसके मुंतजिर थे। इमरान ने कार उनकी कार के करीब ले जाकर रोकी और कार का इंजन बंद करके कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जिस चट्टान के पास उन्होंने कार खड़ी कर रखी थी वहां एक कार का दहाना था जो खुला हुआ था और दहाना चूंकि साइड में था इसलिए वहां रोशनी कम थी और तारीकी ज्यादा थी। वाह क्या बात है, ऐसे लग रहा है जैसे आप यहाँ मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। इमरान ने सर सुल्तान की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर कहा तो जवाब में सर सुल्तान भी मुस्कुरा दिए। इमरान ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम करते हुए उनसे हाथ मिलाया और फिर वो सर सुल्तान के साथ कार से टिक लगाकर खड़ा हो गया। क्या हम इन पहाड़ियों की खुली फिजा में धूप सेकने के लिए आए हैं? इमरान ने कहा। नहीं, हमें 08 लेबॉर्ट्री में जाना है, सर सुल्तान ने कहा। तो फिर चलें, यहाँ क्यों खड़े हैं? इमरान ने कहा। तो क्या तुम ऐसे ही चलोगे? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो फिर कैसे चलूं? इमरान ने पूछा। 08 लेबॉर्ट्री X2 के हुक्म पर खुलती है और लेबॉर्ट्री में X2 के अलावा किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं है, चाहे वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, सर सुल्तान ने कहा। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं X2 का मुकम्मल रूप धार लूं? इमरान ने कहा। जाहिर है, और क्या तुम डॉक्टर जमशेद अब्बासी को बताना चाहते हो कि तुम ही X2 हो? ये मत भूलो कि डॉक्टर जमशेद अब्बासी तुम्हें अली इमरान के नाम से जानता है और इस बात का इल्म है कि तुम एक लाअबाली और हंसी मजाक करने वाले इंसान हो और सर अब्दुर्रहमान के बेटे हो, सर सुल्तान ने कहा। अब आगे तुम्हारी मर्जी के सामने X2 का राज ओपन करना चाहते हो तो, सर सुल्तान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इमरान उसके अंदाज पर बेइख्तियार हंस पड़ा। ठीक है, मैं कार से स्याह लिबास और नकाब निकाल कर पहन लेता हूँ और मुकम्मल तौर पर X2 बन जाता हूँ, और कोई हुक्म है तो वो भी बता दें, इमरान ने कहा। नहीं, फिलहाल तुम इतना ही कर लो तो काफ़ी है, सर सुल्तान ने कहा। तो इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया और वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया। फिर उसने कार की सीट के नीचे से एक बॉक्स निकाला जिसमें उसका X2 का मखसूस स्याह लिबास और नकाब था। उसने अपने लिबास के ऊपर स्याह लिबास पहना और फिर उसने चेहरे पर नकाब लगाना शुरू कर दिया। अब ठीक है, इमरान ने स्याह लिबास पहनकर और नकाब लगाकर सर सुल्तान के सामने आते हुए कहा। हाँ ठीक है, सर सुल्तान ने कहा। आपने किसी इत्लाह की बात की थी और फिर आपने ये भी नहीं बताया कि आपको अचानक 08 लेबॉर्ट्री आने की क्या जरूरत पड़ गई, इमरान ने पूछा। पाकिस्तान डेली न्यूज़ के चीफ ऑडिटर इरशाद अब्बासी को लेडी घोस्ट की कॉल मौसूल हुई, सर सुल्तान ने कहा। ओह क्या कहा उसने इरशाद अब्बासी से? इमरान ने चौंक कर कहा। उसने इरशाद अब्बासी को अपना पैगाम रिकॉर्ड कराया है कि वो पाकिस्तान से पाकिस्तान का दिल ब्लैक क्रिस्टल चोरी करेगी, सर सुल्तान ने कहा। तो इमरान की परेशानी पर लातादाद शिकने फैल गई। ये तो वाकई ही तशवीश की बात है कि जिस ब्लैक क्रिस्टल और उसके मौजद को हमने इंतहाई टॉप सीक्रेट रखा हुआ है उसके बारे में लेडी घोस्ट को इल्म हो जाएगा और वो उसे चोरी कर लेने का दावा भी कर रही है, इमरान ने कहा। हाँ, इसलिए तो मैं परेशान हूँ। लेडी घोस्ट का दावा ऐसा था जैसे वो जानती हो कि डॉक्टर जमशेद अब्बासी कहाँ है और ब्लैक क्रिस्टल किस जगह है। ठीक है, मैं समझ गया। लेडी घोस्ट का दावा बेबुनियाद नहीं होता। अगर उसने कहा है कि उसे डॉक्टर जमशेद अब्बासी और ब्लैक क्रिस्टल का इल्म हो गया है तो फिर वो इस लेबॉर्ट्री के बारे में भी ज़रूर जानती होगी। उसे कोई बैद नहीं कि वो कब यहाँ आ थमके। उसे देखने और पकड़ने का मेरे पास एक लाया अमल मौजूद है। मैं यहाँ एक ऐसा सेटअप कर देता हूँ कि अगर लेडी घोस्ट ने वाकई यहाँ आने की कोशिश की तो इसकी ये कोशिश नाकाम रहेगी, बल्कि वो मेरे यहाँ लगाए हुए ट्रैप का शिकार भी बन जाएगी, इमरान ने कहा। तो फिर आओ गार में चले। गार में मौजूद सीक्रेट मास्टर कंप्यूटर को भी तुम ही ऑन कर सकते हो और उसे सीक्रेट कमांड देकर डॉक्टर जमशेद अब्बासी को अपनी आमद की इत्तला भी दे सकते हो। तभी डॉक्टर जमशेद अब्बासी लेबॉर्ट्री का रास्ता ओपन करेंगे, सर सुल्तान ने गार के दहाने की तरफ बढ़ते हुए कहा। 1 मिनट में ताहिर को पैगाम दे दूं कि मैं लेबॉर्ट्री में जा रहा हूं, और फिर उस टाइम उसने फौरन वार ट्रांसमीटर ऑन किया और उस पर ब्लैक जीरो की वार ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। X2
ओवर। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ। ओवर। इमरान ने कहा। ओ इमरान साहब आप फरमाएं। ओवर। ब्लैक ज़ीरो ने इमरान की आवाज़ पहचान कर अपनी असली आवाज़ में कहा, मैं सर सुल्तान के साथ बतौर X2.08 पर हूँ, लेबॉर्ट्री में जा रहा हूँ। कुछ देर में तुम्हें डॉक्टर जमशेद अब्बासी की कॉल बैक आएगी। तुम यही कहना कि तुम सर सुल्तान के साथ .8 में मौजूद हो। ओवर। इमरान ने कहा, ठीक है मैं कह दूंगा, लेकिन आप 08 लेबॉर्ट्री में क्यों जा रहे हैं? खैरियत तो है? ओवर। ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। अभी तो खैरियत ही है, लेकिन लेडी घोस्ट अगर इस लेबॉर्ट्री में घुस गई तो खैरियत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। ओह, ये आप क्या कह रहे हैं? ब्लैक क्रिस्टल के बारे में लेडी घोस्ट को कैसे इल्म हुआ? ओवर। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, जैसे भी हुआ डॉक्टर जमशेद अब्बासी और उनकी इजाज़त ब्लैक क्रिस्टल की हिफाजत की सारी जिम्मेदारी X2 की है। ओवर। इमरान ने कहा, अब आप वहां पहुंच ही जाएं, और पहुंच ही गए हैं तो फिर आप लेबॉर्ट्री की सिक्योरिटी मज़ीद टाइट कर दें ताकि लेडी घोस्ट तो क्या उसकी रूह भी लेबॉर्ट्री में दाखिल होने का कोई रास्ता ना मिले। ओवर। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ओके, और मेम्बरान कहाँ हैं? इनमें से किसी से राब्ता हुआ है तुम्हारा? ओवर। इमरान ने पूछा। नहीं, ब्रीफिंग के बाद से वो अपने काम में ही लगे हुए हैं। फिर आपने बताया था कि वो सब आपके साथ राना हाउस में थे। उसके बाद से अभी तक मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। ओवर। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। ठीक है, उन्हें लेडी घोस्ट की तलाश में लगा रहने दो। ठीक है, जैसा आपका हुक्म। ओवर। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान ने उसे चंद मजीद हिदायत दी, फिर उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं? इमरान ने सर सुल्तान की तरफ देखते हुए कहा, जो वाकई ही गहरी सोच में खोए हुए थे। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने X2 का सेटअप ऐसा बनाया हुआ है कि किसी को आज तक इस बात का इल्म नहीं हो सका कि असली X2 तुम हो, और दानिश मंजिल में बैठा हुआ ताहिर जिसे तुम ब्लैक ज़ीरो कहते हो X2 का डमी है। अगर किसी दिन तुम्हारे साथियों के सामने तुम्हारा ये राज खुल जाएगा तो क्या होगा? सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका मतलब है कि X2 का राज? इमरान ने भी मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सर सुल्तान ने कहा, इसी रोज़ मुल्क की सलामती के इस राज के अफशा होने पर उनके डेथ ऑर्डर जारी करने पड़ेंगे, और मुफ्तफिका तौर पर यही लिखा था। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान ने भी इख्तियार चौंक पड़े। इमरान ने ट्रांसमीटर पर ब्लैक ज़ीरो से बात करने के लिए चेहरे से नकाब हटा लिया था। वो सर सुल्तान के साथ गार के दहाने की तरफ बढ़ा ही था कि उसी लम्हे ना सिर्फ इमरान बल्कि सर सुल्तान भी ठटक गए। उन्होंने गार से एक लंबे तड़ंगे आदमी को बाहर निकलते देखा। वो आदमी शायद गार के दहाने के पास ही कहीं मौजूद था, जो अब गार से बाहर आ रहा था। जैसे ही वो आदमी तारी गार से निकलकर रोशनी में आया, शक्ल देखकर सर सुल्तान और इमरान महावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उछल पड़े, क्योंकि वो सीक्रेट सर्विस का मेंबर तनवीर था। गार से निकलते हुए उसकी आंखें हैरत से फटी हुई थी, और वो पलके झपकाए बगैर इमरान की तरफ टुकर टुकर देखता हुआ मशीनी अंदाज में चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। तनवीर देखकर इमरान के दिमाग में जहरीली चूंटियां सी रेंगने लगी। सर सुल्तान भी तनवीर को देखकर थक सा रह गया। तुम X2 हो? तनवीर ने हकलाती हुई आवाज़ में कहा तो इमरान को तनवीर के अल्फाज किसी बम की तरह अपने सर पर फटते हुए महसूस हुए, मगर उसने फौरन ही खुद को संभाल लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? इमरान ने करख्त लहजे में कहा। बको मत, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे पता चल गया कि असली X2 तुम हो, और दानिश मंजिल में बैठा हुआ शख्स ताहिर जिसे तुम अपने दोस्त के तौर पर हमारे सामने लाते हो, वो तुम्हारा डमी है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। इमरान और X2 का ये राज मुझ पर ही नहीं बल्कि तमाम मेम्बरान पर ही ओपन हो गया है। ये देखो, मेरा वॉच ट्रांसमीटर, इस ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी ऑन है, और जूलिया समेत तमाम मेंबरान ने तुम्हारी, सर सुल्तान और डमी X2 की तमाम बातें सुन ली हैं। तनवीर ने वॉच ट्रांसमीटर वाला हाथ ऊपर करते हुए कहा, और इसका फ्रीक्वेंसी वाला डायल रोशन देखकर इमरान का चेहरा पथरीली चट्टानों की तरह सख्त हो गया। उसकी आंखों में जापराना चमक आ गई, ऐसी चमक जो हलाकू और चंगेज खान की आंखों में भी ना उभरी होगी। सर सुल्तान भी घबरा कर कई कदम पीछे हट गए। उन्हें भी अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के तमाम अरकान की हलाकत यकीनी नजर आ रही थी, और इन हलाकतों को रोकना अब शायद उनके बस में भी नहीं था। ये सोचकर उन्हें अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, और उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा फैल गया। Like, comment, share, press the bell icon.